आज बात करेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था पॉइंट म्यूटेशन क्या है, जिसे आप मैक्रो म्यूटेशन भी और जीन म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। और म्यूटेशन से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। हमने कहा क्रोमोसोमल म्यूटेशन, तो वर्ड से क्लियर है कि म्यूटेशन जो हो रहा है कहाँ पे, क्रोमोसोम में। और पहले भी हम समझा चुके हैं कि क्रोमोसोम के पास क्या होता है, डीएनए होता है। और क्रोमोसोम के पास जो डीएनए है और डीएनए का जो फ्रैगमेंट होता है वो जीन कहलाता है। अब ज़रा सोचिए कि अगर हम बात किए कि डीएनए है ये और डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। ठीक है। अब इस डीएनए में अगर चेंजिंग होगा तो स्वाभाविक आरएनए में भी चेंजिंग होंगे, और आरएनए में चेंजिंग हो तो प्रोटीन भी चेंज हो जाएगा। तो ये जो टॉपिक हम बात कर रहे हैं कि म्यूटेशन थोड़ा सा चेंजिंग होगा अगर, तो सारा का सारा इवेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसा आपने कहा कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो है, जिसमें दो टाइप्स, न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम और स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम। न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम का क्या मतलब, तो हम जानते हैं कि क्रोमोसोम का जो नंबर है 46 है। तो हमने कहा 2n = 46। अगर न्यूमेरिकल चेंज के बारे में बात किया गया तो 2n + 1, 2n + 2 या 2n - 1, 2n - 2, इस तरीके से। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो एक केस जो होता है 2n + 2 टेट्रासोमी होता है, 2n - 2 नलीसोमी होता है। इस तरीक़ा से हम, एक होता है ट्राइसोमी होता है, एक मोनोसोमी होता है। हम सब टॉपिक के बारे में अभी हम बात करेंगे जो कहाँ देखने को मिलेगा, न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम में। ठीक है। अब न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम के 3 टाइप्स, एक है एन्यूप्लॉइडी, एक है पॉलीप्लॉइडी और यूप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी कहने का मतलब जो खास करके ये जो केस आप देखेंगे, जो सेट ऑफ क्रोमोसोम में चेंजिंग हो रहा है। जो क्रोमोसोम है उस क्रोमोसोम के सेट में ही चेंजिंग होगा, पॉलीप्लॉइडी होगा। वो खास करके प्लांट में देखने को मिलता है। और एन्यूप्लॉइडी मोर कॉमन किस में है, एनिमल की केस में होते हैं। ठीक है। तो ए से एनिमल और पी से प्लांट। तो ए से एनिमल यानी एन्यूप्लॉइडी याद रखेंगे, और पी से प्लांट पॉलीप्लॉइडी याद रखेंगे। ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एन्यूप्लॉइडी जो है इज चेंज इन क्रोमोसोम नंबर बाय पार्ट ऑफ ए कंप्लीट सेट, दैट इज एन्यूप्लॉइडी। इज फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल चेंज मतलब कि छोटा सा बदलाव, छोटा सा चेंजिंग होगा इसमें। एक बार फिर से, एन्यूप्लॉइडी इज चेंज इन क्रोमोसोम नंबर बाय पार्ट ऑफ ए कंप्लीट सेट। ठीक है। अभी हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे तो वहाँ से आपको अच्छी तरीके से और समझ में आ जाएगा कि एन्यूप्लॉइडी क्या है, जिसमें हमने कहा कि चेंजिंग होगा किसमें, क्रोमोसोम में। ठीक है। तो बाय पार्ट ऑफ ए कंप्लीट सेट। ठीक है। अब देयर आर 2 टाइप्स, हमने कहा हाइपरप्लॉइडी और हाइपोप्लॉइडी। तो हाइपर वर्ड से क्लियर है मोर यानी ज़्यादा, और हाइपो वर्ड से क्लियर है लेस यानी कम। स्वाभाविक है हाइपरप्लॉइडी में नंबर जो है किसका, क्रोमोसोम का, क्या करेंगे, इंक्रीज करेगा, और हाइपो में क्या होंगे, डिक्रीज करेंगे। तो हाइपरप्लॉइडी का चर्चा जब भी हम करेंगे तो ये प्लस के फॉर्म में आएंगे, 2n + 1, 2n + 2, 2n + 1 + 1, इस तरीक़ा से आएंगे। ये चेंजिंग जो होगा वो हाइपरप्लॉइडी के लिए है। और हाइपोप्लॉइडी के लिए 2n - 1, 2n - 2, 2n - 1 - 1, इस तरीक़ा से वो चेंजिंग होगा। ठीक है। तो ये जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक। अभी हम एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे और उस एग्जांपल से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो एन्यूप्लॉइडी, फिर से एक बार, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर बाय पार्ट ऑफ ए कंप्लीट सेट, याद रखना है, बाय पार्ट ऑफ ए कंप्लीट सेट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी जो फ्रैक्शनल चेंज, छोटा सा बदलाव होगा इसमें। और एन्यूप्लॉइडी मोर कॉमन इन केस ऑफ एनिमल्स, नॉट इन प्लांट्स। ठीक है। अब देखिए आगे अगर हम समझते हैं,
नॉर्मल रेफरेंस लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा नॉर्मल रेफरेंस में, नॉर्मल रेफरेंस दोनों कंडीशन के लिए, हाइपरप्लूइडी के लिए और किसके लिए, हाइपोप्लूइडी के लिए, यानी हाइपरप्लूइडी और हाइपोप्लूइडी दोनों कंडीशन के लिए हमने क्या कहा, एक नॉर्मल रेफरेंस लिया। जैसे कि हम क्रोमोसोम लेते हैं यहाँ से, ठीक है, तो हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जरा सोचिए, हमने कहा 2n इक्वल टू कितना है, 8। अब इसमें हमने कहा अभी एन्यूप्लॉइडी में बाय पार्ट ऑफ ए कंप्लीट सेट, उसमें चेंजिंग होगा। पहला पॉइंट लेते हैं, हमने कहा हाइपरप्लॉइडी के लिए, ठीक है, हाइपरप्लॉइडी में इंक्रीज करना है, तो पहला कंडीशन है ट्राइसोमी, याद रखिएगा 2n प्लस 1। तो 2n प्लस 1 क्या है, 1 क्या है, तो इसमें हम लिखेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 एक्स्ट्रा क्रोमोजोम, यानी इसमें क्या होगा, एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम होंगे, किसमें, इन ए डिप्लॉयड द्विगुणसूत्री जो है ना, उस जीवों में, ऑर्गेनिज्म। अब कैसे होगा, देखिए हमारे पास जो नॉर्मल रेफरेंस है वो क्या है, तो हमने लिया है इस तरीक़ा से 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने कहा ट्राइसोमी का केस है जिसमें 2n प्लस 1 होगा, तो इसमें प्रेजेंस ऑफ 1 एक्स्ट्रा क्रोमोजोम, तो एक्स्ट्रा क्रोमोजोम कहाँ पे होंगे, यहाँ पे, एक सेट का एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम हमने कह दिया यहाँ पे आ गया, तो ये क्या हो गया, ट्राइसोमी। अब ये ट्राइसोमी कहीं भी हो सकता है, जैसे 6 नंबर पे हो सकता है, 3 नंबर पे हो सकता है, 5 नंबर पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ट्राइसोमी का, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम अगर आपको हम बताएंगे आगे, डाउन सिंड्रोम 21st ट्राइसोमी का केस है। मतलब क्या कि अगर हम बात करें क्रोमोजोम के बारे में तो हम बोलते हैं 23rd पेयर ऑटोजोम, सॉरी एलो सेक्स क्रोमोजोम एंड ऑटो क्रोमोजोम के बारे में बात करेंगे, उसको मिला करके। अब देखिए 21st ट्राइसोमी का जो केस यहाँ पे ये कहा है कि 21st नंबर पे जाकर के एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम है, ये बता रहा है, ठीक है। तो ये डाउन सिंड्रोम के केस में देखने को मिलता है हमको क्या, ट्राइसोमी। तो ट्राइसोमी हमने क्या कहा, 2n प्लस 1, ठीक है। अब दूसरा होगा, यहाँ पे हमने कहा कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आ गया था यहाँ पे, जैसे 1 और 2, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम है। अगर ऐसा होता कि डबल ट्राइसोमी, तो डबल ट्राइसोमी में क्या होगा भाई, तो 2n प्लस 1, ठीक है। तो डबल ट्राइसोमी एक यहाँ पे तो था ही, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। ये किसका केस हो जाएगा, डबल ट्राइसोमी का, ठीक है। अब देखिए एक केस होता है टेट्रासोमी, तो टेट्रासोमी और डबल ट्राइसोमी और ट्राइसोमी में अंतर है। तो अब हम क्या करेंगे, टेट्रासोमी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो टेट्रासोमी हम अगर देखते हैं तो इसमें हम ये कहेंगे कि टेट्रासोमी का जो केस है जिसमें 2n प्लस 2 होता है, यानी टेट्रासोमी 2n प्लस 2, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इन ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। अब देखिए ये केस यहाँ पे हम देखते हैं। अब यहाँ पे कह दिया कि टेट्रासोमी, तो टेट्रासोमी हमने कहा यहाँ पे इसका संख्या बढ़ रहा है क्रोमोसोम का। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4
5 6 सो ऑन 7 8। अब यहाँ पर दोनों एक साथ पेयर में बढ़ रहा है, याद रखना है, वो क्या कहलाएगा? टेट्रासोमी। अब डबल टेट्रासोमी तो यहाँ पे आ जाएगा डबल टेट्रासोमी। तो डबल टेट्रासोमी में क्या हो जाएगा? 2n + 2 अब +2, ये हो जाएगा डबल टेट्रासोमी। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टेट्रासोमी के बारे में, ठीक है। तो ये है हाइपरप्लोइडी का केस। अब हम बात करेंगे हाइपोप्लोइडी के बारे में। तो हमारे पास जो रेफरेंस है वही रेफरेंस रहेगा, उसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमने बताया था पहले भी कि जो रेफरेंस जो लेंगे वो हर जगह काम करेगा। अब जैसे देखिए डाउन सिंड्रोम में एक अच्छा क्वेश्चन आता है यहाँ से कि डाउन सिंड्रोम में कितना क्रोमोजोम होता है। जो व्यक्ति को अगर ये बीमारी है जिसको भी, तो उसमें कितना क्रोमोजोम है? तो हमने कहा डाउन सिंड्रोम ट्राइसो में 21 क्रोमोजोम, तो 2n + 1 ये फार्मूला है इसका, 2n + 1 का, तो 46 अब +1 कितना हो जाएगा? 47, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे हाइपोप्लोइडी के बारे में, जिसमें क्रोमोजोम क्या होगा? घट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं मोनोसोमी। तो मोनोसोमी में क्या लिखेंगे? 2n - 1। अब 2n - 1 में क्या? तो इसमें लिखेंगे, इसमें घट रहा है कि बढ़ रहा है? तो घट रहा है, इन लॉस हो रहा है। तो ड्यू टू लॉस ऑफ 1 क्रोमोजोम, तो ड्यू टू लॉस ऑफ 1 क्रोमोजोम नाउ एज मोनोसोमी। तो मोनोसोमी के केस में क्रोमोजोम का क्या हो गिरा है? लॉस हो रहा है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास रेफरेंस ये है, तो हम यहीं पे दिखा देते हैं किस तरीक़ा से लॉस होता है। तो इस रेफरेंस में देखते हैं इसको हम, तो ये कहेंगे, यहाँ पे देख लीजिए अलग से ही, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ से ये क्रोमोजोम का लॉस हो गया। तो ये इसका बहुत अच्छा एग्जांपल टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम वैसे फीमेल जो है उनके ओवरी के अंदर एक का फॉर्मेशन नहीं होते हैं, और वो नॉन फंक्शनल, यानी ऐसी फीमेल जो कभी भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करती है, ठीक है। तो टर्नर सिंड्रोम जिसमें 2n - 1 यानी उसके पास 2n = 46 हम लेते हैं क्रोमोजोम, तो 46 - 1 यानी 45 क्रोमोजोम। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, डाउन सिंड्रोम में कितना क्रोमोजोम? तो 47। ये टर्नर सिंड्रोम में कितना क्रोमोजोम? तो क्या कहेंगे? 45। एक कैसे है नलीशोमी। तो नलीशोमी में क्या होगा? 2n - 2। तो इसमें क्या होगा? लॉस तो होगा क्रोमोजोम का, लेकिन किस तरीक़ा से लॉस होगा? तो होमोलोगस क्रोमोजोम ही लॉस करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ड्यू टू लॉस ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। तो होमोलोगस क्रोमोजोम का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये अगर रेफरेंस लेके चलते हैं यहाँ से हम 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो लॉस कैसे होगा? तो अगर हम ये कहें कि 1 2 और ये 1 2 ये दोनों एक दूसरे का होमोलोगस है, तो दोनों क्रोमोजोम का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो दोनों क्रोमोजोम का लॉस होगा तो इसको बोलेंगे नलीशोमी। अगर एक का होगा तो मोनोसोमी, ठीक है। तो इस तरीक़ा से ये हाइपरप्लोइडी और हाइपोप्लोइडी का केस है, जिसमें हमने देखा कि हाइपरप्लोइडी के केस में क्रोमोजोम का संख्या क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और हाइपोप्लोइडी के केस में घट रहा है। और नलीशोमी में आपने देखा कि 2n - 1, तो 2n - 1 में लॉस हो रहा है किसका? होमोलोगस क्रोमोजोम का। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है मेडिकल के लिए, ठीक है। और यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम में कितना क्रोमोजोम होगा? 45। डाउन सिंड्रोम में कितना होगा? 47। टर्नर सिंड्रोम के केस में क्या होता है? एक क्रोमोजोम का लॉस होता है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? एक क्रोमोजोम का संख्या बढ़ता है। कितना नंबर पे? याद रखिएगा अभी 21 क्रोमोजोम। मतलब क्या? 21 नंबर ऑफ क्रोमोजोम के पास कितना क्रोमोजोम होगा? अगर हायर स्टडी करते हैं तो आप ये कहेंगे कि डाउन सिंड्रोम के केस में 21 क्रोमोजोम जो होगा उसमें उसके पास टोटल क्रोमोजोम 3 होगा। किसके पास?
तो डाउन सिंड्रोम के केस में 21st पेयर ऑफ क्रोमोजोम के जो नंबर होंगे वहाँ पे, ठीक है। जैसे देखिए आप कहेंगे कैसे, तो हमने कहा इस तरीक़ा से काउंट करते गए, ये हमने कहा 21st है, तो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा हो रहा है ना, तो 1 2 और 1 3, तो टोटल कितना क्रोमोजोम हो रहा है यहाँ पे 3, ठीक है। म्यूटेशन जो है स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस दोनों होते हैं। इंड्यूस बाय एजेंट करने का मतलब म्यूटेशन होगा लेकिन किसी एजेंट की मदद से होगा, उस एजेंट को हम बोलेंगे म्यूटाजेन। क्या बोलेंगे? म्यूटाजेन। हमें उसके बारे में स्टडी करना है। दूसरे पॉइंट, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो है, दीज म्यूटेशन अराइजेस सडनली विथआउट, याद रखिएगा, विथआउट एनी नॉन कॉज, मतलब कि ये म्यूटेशन होते हैं, अचानक होते हैं, लेकिन उसके बारे में अभी तक कोई कारण, क्या कारण है उसके बारे में पता नहीं है। जैसे स्पॉन्टेनियसली कोई वर्क हो रहा है, अचानक हो गया, कोई पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था उसके बारे में, लेकिन हो गया ये वर्क। तो इसी तरीके से ये स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है जिसके बारे में क्या कारण है ये म्यूटेशन हुआ उसके बारे में किसी को जानकारी अभी तक नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम ये कहेंगे कि जो इंड्यूस म्यूटेशन जो उसके बारे में, तो हमने कहा उस एजेंट का नाम म्यूटाजेंस। म्यूटाजेन दो टाइप का, एक फिजिकल म्यूटाजेन और एक केमिकल म्यूटाजेन। तो फिजिकल वर्ड से क्लियर है कि फिजिकली, तो हमने कहा रेडिएशन एक इसका एजेंट है। जो फिजिकल म्यूटाजेन है, जो म्यूटेशन के रिस्पॉन्सिबल है, वो कौन सा? रेडिएशन। और उसमें भी रेडिएशन के टाइप्स अलग अलग है। जैसे हमने कहा आयोनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या है और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। आयोनाइजिंग रेडिएशन कहने का मतलब है कि वैसा रेडिएशन जिसका पेनिट्रेशन पावर जो हमारे शरीर के अंदर इजी वे में एंट्री कर जाता है, मतलब जिसका पेनिट्रेशन पावर क्या है? ज़्यादा है, डीप पेनिट्रेशन पावर। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के बारे में बात करेंगे जिसका पेनिट्रेशन पावर क्या है? लो, यानी लो पेनिट्रेशन पावर। आयोनाइजिंग रेडिएशन का है जिसका डीप पेनिट्रेशन पावर है। तो हमने कहा फिजिकल म्यूटेजन, जिसमें जो रेडिएशन जिसके लिए फिजिकल म्यूटेजन के लिए रेडिएशन रिस्पॉन्सिबल है, और उसमें भी आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग में याद रखिएगा जिसका पेनिट्रेशन पावर क्या है? ज़्यादा है, और नॉन आयोनाइजिंग में जिसका पेनिट्रेशन पावर क्या है? कम है। अब देखिए एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है किसका? आयोनाइजिंग रेडिएशन का। तो हम कहेंगे अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, साथ साथ एक्स रे, ठीक है। ये एक ऐसा एजेंट है जो फिजिकल म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और आयोनाइजिंग रेडिएशन का एग्जाम्पल है अल्फा, बीटा, गामा, है ना, एक्स रे, उस सब का पेनिट्रेशन पावर क्या है? ज़्यादा है। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन एग्जाम्पल एक ही है, याद रखिएगा, यूवी रेडिएशन। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, और डायरेक्टली हम आपको जब कैंसर के बारे में पढ़ाएंगे तो यहाँ पे हम यूवी रेडिएशन के बारे में बात करेंगे, है ना। जब डिसऑर्डर के बारे में बात किया जाएगा तब यहाँ पे हम यूवी रेडिएशन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस, आयोनाइजिंग नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में डिफरेंस आपने देखा कि अल्फ़ा, बीटा, गामा और एक्स रे कैसा है? जिसका पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है, जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जिसका पेनिट्रेशन पावर कम है, जो कैसा है? नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना होगा कि एक्सरे जो है, एक्सरेज, ठीक है, वो एक्सरेज इसका जो वर्क है एज म्यूटाजेनिक एजेंट फर्स्ट यूज्ड बाय, किसके द्वारा एक्सरे का इस्तेमाल किया गया एज ए म्यूटाजेनिक एजेंट? सबसे पहले तो याद रखिएगा यूज्ड बाय मूलर। मूलर साहब थे जिन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? ड्रोसोफिला पे। मूलर इन ड्रोसोफिला। तो हमने कहा एक्सरे एज म्यूटाजेनिक एजेंट फर्स्ट यूज्ड बाय मूलर ऑन या इन ड्रोसोफिला, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहेंगे एक वैज्ञानिक और जिन्होंने मैज पे एक्सरे का इस्तेमाल किया था,
किसके रूप में? म्यूटाजेनिक एजेंट के रूप में, जिसका नाम था स्टैडलर, STADLER। स्टैडलर साहब ने म्यूटाजेनिक एजेंट के रूप में एक्सरे का इस्तेमाल किया था। किस पे? तो मेज के ऊपर में। मुलर साहब ने ड्रोसोफिला में सबसे पहले इस्तेमाल किया एक्सरे का म्यूटाजेनिक एजेंट के रूप में। अब देखिए म्यूटेशन के लिए हमने कहा ये जो म्यूटाजेन है, अभी हम केमिकल म्यूटाजेन के बारे में बात करेंगे तुरंत। तो ये जो एजेंट है वो क्या करते हैं कि सर्वप्रथम जिसका पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है वो हमारे शरीर के अंदर एंट्री करता है। न्यूक्लिक एसिड, DNA, RNA, DNA के पास पहुंचता है और उस DNA में क्या करते हैं, उसके स्ट्रक्चर में या उसके न्यूमेरिकल नंबर में उसमें चेंजिंग ला देते हैं, और जिसके कारण पूरा का पूरा प्रोसेस, पूरा का पूरा इवेंट, आप फर्स्ट लेक्चर जो पढ़े होंगे आप या सेकेंड लेक्चर, उसमें आपको हमने पढ़ाया था DNA से RNA, RNA से प्रोटीन, उसमें बदलाव कर देता है। और इस तरीके से लोगों को बहुत सारी बीमारी जैसे कैंसर है ना, ये सब हो जाते हैं। तो म्यूटेशन इंड्यूस है जो किसी एजेंट के द्वारा जो डन किया जाता है, और जो स्पॉन्टेनियस है जिसके एजेंट कौन है उसके बारे में भी जानकारी नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे केमिकल म्यूटाजेन के बारे में। तो केमिकल म्यूटाजेन के बहुत सारे एग्जाम्पल है, याद रखना होगा। तो एग्जाम्पल कौन कौन सा है? तो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है फॉर्मलडिहाइड, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है 5-ब्रोमो यूरासिल, फिर एग्जाम्पल है 5-आयोडो यूरासिल, ठीक है। इस तरीक़ा से नाइट्रस एसिड, इस तरीक़ा से मस्टर्ड गैस, ETC। ये सब क्या है? एक केमिकल एजेंट है जो केमिकल म्यूटाजेन के रूप में काम करता है, म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉर्मल्डिहाइड, 5-ब्रोमो यूरासिल, 5-आयोडो यूरासिल, ठीक है, और नाइट्रस एसिड, ठीक है, और मस्टर्ड गैस, इस तरीके के और सारे एजेंट हैं। ठीक, अब हम जब म्यूटेशन के बारे में इतना पढ़ ही लिए तो हम छोटा सा एक एग्जाम्पल है उसको हम समझते हैं, जिसे प्रोफेसर स्वामीनाथन साहब के द्वारा दिया गया था। और प्रोफेसर स्वामीनाथन के बारे में हम अगर समझे तो हम ये कहेंगे कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है? प्रोफेसर, है ना, स्वामीनाथन साहब। तो प्रोफेसर स्वामीनाथन के बारे में बात करते हैं, उन्होंने क्या किया था उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो प्रोफेसर स्वामीनाथन, ठीक है, ये बहुत कम आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो भी बात कर रहे हैं, इसके बारे में याद रखिएगा। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कौन थे? प्रोफेसर स्वामीनाथन। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक प्लांट जिसका नाम था सोनारा 64, जो मैक्सिको में ग्रोथ करती थी, गेहूं का वैरायटी है, मैक्सिकन ड्वार्फ वीट, याद रखिएगा वैरायटी। ये पुराना जो NCERT था उसमें इसके बारे में पढ़ाया गया था, और हमने सोचा कि चलो जब पढ़ाई रहे तो कुछ बच्चे को इसके बारे में भी जानकारी देना जरूरी है। तो प्रोफेसर स्वामीनाथन साहब ने क्या किया कि गामा रे जो है सोनारा 64 के ऊपर में डाल दिया, जिसके कारण इसमें सोनारा 64 में क्या हुआ? म्यूटेशन हुआ, मतलब उसमें परिवर्तन हुए। ठीक है, म्यूटेशन, और जैसे उसमें म्यूटेशन हुआ तो म्यूटेशन के कारण स्वाभाविक है न्यू वैरायटी बनेगा, और उसका नाम पड़ गया सारबती सोनारा। ठीक है, जो वीट का ही वैरायटी है। अब देखिए, हमने कहा क्या
कि प्रोफेसर स्वामीनाथन इज ए फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। प्रोफेसर स्वामीनाथन साहब ने क्या किया, सोनेरा 64 जो वैरायटी है किसका, वीट वैरायटी, जो मैक्सिकन का वैरायटी है, मैक्सिको का जो मैक्सिकन ड्वार्फ वीट वैरायटी है, इसके ऊपर गामा रेडिएशन करवाया। और आफ्टर ऑल इसमें सोनेरा 64 में म्यूटेशन हुआ और इस म्यूटेशन के कारण न्यू वैरायटी आए, और ये जो न्यू वैरायटी था उसका प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है, और उसका नाम पड़ गया शारवती सोनारा। क्या पड़ गया, शारवती सोनारा, जो वीट वैरायटी के नाम से जानते हैं उसके बारे में, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे प्लांट, जैसे न्यू वैरायटी के बारे में बात किया जाए तो राइस के बारे में बात कर लीजिए आप, शुगर कैन के बारे में बात कीजिए, मेज के बारे में बात कीजिए, जिसके ऊपर हर जगह क्या किया गया, इंड्यूस म्यूटेजन के रूप में, है ना, इस्तेमाल करके जो रेडिएशन है उसका इस्तेमाल करके नया नया वीट का, राइस का, मेज का और बहुत सारे वैरायटी बनाए गए, ठीक है। जो बच्चे पहले बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे बहुत सारे बच्चे तक पहुंच सके।